हर खबर पर पकड़ के साथ अब आपके सामने है अपना आपका न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपको बता दें, बेहद खास मेहमान केंद्र सरकार में कद्दावर मंत्री, जिनका काफी मिनट से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वक्त सभागार में आ चुके हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री रविशंकर प्रसाद का, और जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। साथ ही इनके साथ सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जनमन धन में एबीपी न्यूज तो आप नए अंदाज में देख ही रहे होंगे, आज लोग भी आपको एक नए अंदाज में देखेंगे। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। एबीपी का नया अंदाज नारंगी रंग हो गया है ना, देख रहा हूँ, ऑरेंज। जी, मैं चाहूंगा कि 5 मिनट का समय अगर मैं आपको देना चाहूं और कहूं कि आप अपने मन की बात कहें, तो सर आपके लिए पोडियम तैयार है। यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर विमल जालान, सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्रों, नौजवान साथियों, एबीपी के इस तरह के कार्यक्रम में आके बहुत प्रसन्नता होती है। जनता से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है और अपने नए स्वरूप में तो एबीपी न्यूज का अंदाज़े बयां कुछ और है। मेरी शुभकामनाएं। देखिए, मैं कुछ मोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, बाकी विषय तो प्रश्नोत्तर में मैं बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलाव की सरकार है, देश को बदलना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, मैं देश का आईटी मंत्री हूं पिछले 2.5 वर्षों से, और आप में बहुत लोगों को मालूम है कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविस्ट रहा हूं। जेपी मूवमेंट में हम लोग सब लोग सक्रिय रहे हैं। लेकिन आज जो मैं देश का बदलाव देख रहा हूं, वो अपने आप में, और नौजवान उसमें जो आगे हैं, मुझे बहुत गर्व है उन पर। दूसरी बात, अगर आप मोदी जी की सरकार आने के बाद से देखेंगे तो जो हम लोगों ने काले धन पर विषय उठाया, अमेरिका के साथ G20 कंट्री में जो प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से कहा पूरी दुनिया को एक शब्द में बोलने की जरूरत है, और जब अमेरिका के साथ हमारा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, G20 ने स्टैंड लिया। हमने मॉरिशस के साथ, साइप्रस के साथ, सिंगापुर के साथ अपनी टीटी को रिड्यू किया कि राउंड ट्रिपिंग से पैसे नहीं आए। फिर हम लोगों ने बेनामी संपत्ति पर जो 2500 वर्ष से इनइफेक्टिव था, उसको मजबूत किया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को हम लोगों ने सख्त किया, लोगों को अवसर भी दिया, एक बार आप ईमानदारी से आए। तो ये सारी प्रक्रिया रही है जब से हम सरकार में आए हैं। ये नोटबंदी का हमारा जो कदम है, ऐतिहासिक कदम, ये उसकी एक बहुत बड़ी परिणति है। आप इस बात को समझिए कि भारत में कैश का प्रचलन भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 10 से 12% था, 11-12% था। बाकी दुनिया में ये 2% है, 3% है, 4% है, और इसमें से 86% 500 और 1000 के नोट थे। ये उसी में वो फेक करेंसी भी आती थी, बाकी आती थी। अभी देखिए, मुश्किल से 2 महीने हुए, आज देश में क्या स्थिति है। आतंकवाद की कमर टूट गई है। जो पहले कश्मीर वगैरह में प्रायोजित कार्यक्रम सरहद के पार हुआ करता था पैसे लेकर, कई मामलों में आप देखिए, माओवाद, नक्सलवाद की कमर टूटी है। वो अपने पैसे बदलवाने के लिए परेशान है। हवाला ट्रेडिंग बहुत कमजोर हुआ है। मुंबई में सुपारी किलिंग बहुत कमजोर हुआ है। और मेरी कई नौजवान हमारी छात्राएं यहां बैठी हुई हैं। आपको मुझे एक बहुत ही भावुक विषय बताना है। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है सेक्स सर्जरी के लिए। बांग्लादेश की लड़कियां, नेपाल की लड़कियां, झारखंड की लड़कियां, गरीब परिवार की लड़कियां, उनको ये बिचौलिए दलाल लाते हैं, और नवंबर में उनकी देश भर में पोस्टिंग होती थी कोठों पर। रिसर्जेंट इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टडी किया कि ये सारा पेमेंट 500 और 1000 के नोट में होता था, वो भी धंधा बंद हो गया है।
तो अगर 2 महीने में देश में हम इतना बदलाव कर सकते हैं तो आगे कितना करेंगे समझने की जरूरत है। इसके सीधे फायदे क्या होंगे? बैंक में पैसा आया है, सब वाइट नहीं हो जाता, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। बैंक के पास पैसे आएंगे तो बैंक को लोगों को पैसा देने की क्षमता बढ़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है कि जो लोग 8 नवंबर के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में आएंगे तो अतीत का उनका खुदा नहीं जाएगा। लेकिन एक सीधा फायदा क्या होगा, और मैं चाहता हूं एबीपी के माध्यम से देश के व्यापारियों को बताऊं, अगर आप पान वाला, चाय वाला, ठेले वाला, आप डिजिटल पेमेंट करते हैं और लेते हैं तो सीधा आपका डिजिटल पेमेंट रिकॉर्डेड होगा। तो बैंक से आप लोन मांगने जाएंगे तो बैंक आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपका आधार क्या है लोन लेने का, वो सीधा उनका कस्टमर बेस देखेगा, कहा कि इसकी दुकान अच्छी चलती है। ये जो बच्चों का धंधा चलता है चाइल्ड लेबर का, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। मजदूरों को जो वेतन मिलेगा तो उनका जमीन वेतन मिलेगा। और मुझे याद है कि बंगाल में एक टी गार्डन में हमेशा कच्चा पैसा दिया जाता था। जब उनको मालूम हुआ कि जनधन अकाउंट खुलेगा और हमें अकाउंट से मिलेगा और हमें अपनी पूरी मजदूरी मिलेगी, तो वहां बदलाव हुआ। एक अंतिम बात मैं कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही साफ साफ कहा है कि शुरू में कष्ट होगा और उन्हें देश से अपील की कि कष्ट सहो। आपने एक बात देखी, लोगों ने लाइन में खड़ा होना पसंद किया और कुछ टीवी चैनल वाले उनके मुंह में अपना माइक घुसा घुसा कर पूछते थे कि कैसा फील कर रहे हैं। का कष्ट तो है, लेकिन मोदी जी देश के लिए सही काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्वरूप सामने में आया। और इसी में एक मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जब गैस पर सब्सिडी की बात आई तो मोदी जी ने देश से अपील किया कि आप जिनके पास भगवान ने संसाधन दिए हैं वो अपने आप गैस की सब्सिडी छोड़ दें। आपने कभी सुना कि 100 करोड़ से अधिक की सब्सिडी लोगों ने अपने आप छोड़ दी? आज तक देश में हुआ था कि हिंदुस्तान के लोगों से प्रधानमंत्री अपील करें और अपने आप लोग सोचते हैं कि जो मेरी सब्सिडी है वो गरीबों के पक्ष में जाए? इसका एक उदाहरण है। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उनका अभी भी मुझे आचरण याद है। जब PL 480 गेहूं के आने पर अमेरिका का बहुत दबाव बढ़ गया भारत पाकिस्तान युद्ध पर, उन्हें देश के लोगों से अपील किया कि एक दिन सोमवार के रात का भोजन छोड़ दें आप, और देश ने जवाब दिया। हिंदुस्तान अपनी ताकत पहचानता है, जगाने वाला होना चाहिए, और मोदी जी की सरकार ने वो जगाने का काम किया है और देश को बड़ा बनाने का काम किया है। कठिनाई होगी, लेकिन हमें हिंदुस्तान को एक मजबूत देश बनाना है। और जो बात मैंने शुरू की उससे समाप्त करूंगा। भारत की आज डिजिटल पहचान क्या है? 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 110 करोड़ आधार है, 35 करोड़ स्मार्टफोन है, 50 करोड़ इंटरनेट है, लैंडलाइन और वायरलेस लेकर, और जबरदस्त स्टार्टअप इंडस्ट्री शुरू हुई है। 5-6 स्टार्टअप रोज बनते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर आप देश के विकास के लिए करें तो कैसे होता है, ये उदाहरण मेरे नौजवान साथी सुन लें। हमने 25 करोड़ जनधन अकाउंट खोला गरीबों का, जिनका बैंक अकाउंट नहीं था। आधार से उसको जोड़ दिया, मोबाइल से सीड कर दिया और कहा कि सब्सिडी के पैसे, किरासन के पैसे, गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, ये सीधा बैंक अकाउंट में जाएगी। हमने 36,000 करोड़ रुपए बचाए जो अभी तक बिचौलिए खा जाया करते थे। टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईमानदार देश बढ़े, और ये देश बढ़ने को तैयार है, मुझे मालूम है। और हम देश के इस अंदर की ताकत को पहचान कर आज जन मन धन कैशलेस बनेगा इंडिया। देखिए, कैशलेस का मतलब ये कभी नहीं समझें कि बिल्कुल कैश खत्म हो गया। जो जेन्युइन कैश आप निकालेंगे उसका तो उपयोग आप कर सकते हैं। कैश पर जोर कम, डिजिटल पर जोर अधिक। ईमानदार इंडिया, प्रभावी इंडिया, ऊर्जावान इंडिया, यह है इस नोटबंदी का सार। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटबंदी के बाद रविशंकर जी क्या हासिल हुआ है इतने दिनों में, ये आपने बखूबी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कैशलेस बनेगा इंडिया की जब हम बात करते हैं रविशंकर जी, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर हम एम्फसाइज करते हैं, फोकस करते हैं। मैं आपके आने से पहले भी यहाँ पर जितने लोग हैं उनका एक वर्जन ले रहा था। कैशलेस होने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। लोग जो साइबर थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो हैकिंग चल रही है आजकल, उससे लोग डरे हुए हैं। उन्हें लगता है उनका पेटीएम वॉलेट खाली ना हो जाए, डिजिटल ट्रांजैक्शन में पैसा सेफ है या नहीं है। आप आईटी मिनिस्टर हैं सर, मुझे याद है सर्टिन ने भी इस बाबत चेतावनी जारी की थी कि साइबर थ्रेट्स आती रहती हैं और अब ये बढ़ेंगी। कोई नया नियम लागू होगा? आप आईटी मिनिस्टर हैं, आईटी एक्ट में कुछ? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने क्या क्या किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि साइबर वॉर रक्त विहीन क्रांति है, युद्ध है। तो हम अपने दीवारों को मजबूत कर रहे हैं। हमने सर्टिन के अंतर्गत एक अलग से डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी विंग बनाया है। स्वयं मेरे विभाग ने सारे बैंक और रिजर्व बैंक को एक बात कही है कि आप अपने यहां पर पूरे इस सिस्टम को मजबूत करें और अगर अनयूजुअल मूवमेंट आपके डेटा में दिखाई पड़ता है हमें रिपोर्ट करें। हर जगह साइबर ऑडिटर आए, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल साइबर ड्रिल करा रहे हैं, ये सब काम करा रहे हैं। लेकिन एक बात हम कहेंगे, आप हाईवे बनाते हैं तो एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? जी, हो जाता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप अभी करते हैं कि हाईवे बनाना बंद कर दें क्योंकि एक्सीडेंट होता है? आप सीट बेल्ट लगाकर चलिए, आप अपनी गाड़ी की स्पीड ठीक रखिए, अधिक सिस्टम बनाइए। ये है डिजिटल हाईवे का प्रमाण। और मैं तीसरी बात कहूंगा, देश में डिजिटल पेमेंट 300 से 4000% बढ़ा है। मेरे पास पूरा डाटा मैं लेकर आया हूं क्योंकि मैं मॉनिटर करता हूं। हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा और यह आप लोगों से अपील है, कई बार आप लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। गलत नहीं है, वो आपका काम है, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब अभी 2 महीना पहले आया कि एक बैंक हैक हो गया और 3 लाख अकाउंट हैक हुए। बाद में मालूम हुआ कि 600 थे, उसमें से 60 को छोड़कर 540 पकड़ लिए गए 1 घंटे के अंदर और 60 वाला भी रात तक क्लियर हो गया। लेकिन एक बार बात चल, एबीपी ने कहा 3 लाख अकाउंट हैक हो गया। तो नहीं, मैं आपको बता दूं रविशंकर जी, बाकियों का मैं नहीं जानता, लेकिन हम तो इस तरीके के वायरल मैसेजेस जो होते हैं उसका सच दिखाते हैं, झूठ का झूठ। और अभिनंदन आपका अभिनंदन, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने ये बीड़ा उठाया, ये मुहिम चलाई है कि इस तरीके से जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनका सच सामने लाए। आज मैं आपसे एक अपील करूंगा, जन मन धन जो आपने कैशलेस इंडिया किया है, आपका अभिनंदन है आपके चैनल का। देश बदलाव के रास्ते पर जा रहा है, उस बदलाव में कमियों को उजागर करिए लेकिन देश की मजबूती भी बढ़ाइए, ये मेरी आपसे अपील होगी। लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि नोटबंदी ही मुद्दा नहीं है। नोटबंदी से पहले भी हमने देखा था किस तरीके से एसबीआई और बाकी बैंक्स के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और उनका डेटा हैक हुआ था सर। तो अब कैशलेस होने के बाद ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए रूटीन से अलग हटकर क्या कुछ कोशिशें? जैसे मैंने ऑलरेडी अपने आईटी सेक्रेटरी को कहा है कि अगर आईटी कानून में कोई मजबूती की जरूरत है, इसको एक्सप्लोर करो जी। अलग से कोई रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है तो वो हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। हम एक साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रहे हैं, हम एक एनसीआई बना रहे हैं। हमारे सिस्टम की दुनिया के सर्टिन से बातचीत चल रही है, वो रेगुलर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये पूरा हो रहा है। और एक बात आप जान लीजिए, आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, इसलिए भारत की इन अपेक्षाओं को दुनिया भी अप्रिशिएट कर रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का डिजिटल प्रयोग विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जी, और पूरी दुनिया इस ओर आशाभरी निगाहों से देख रही है जी। मेरा अगला सवाल यह है रविशंकर जी कि जिस वक्त नोटबंदी हुई उस वक्त कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ लोगों का जाना एक मजबूरी भी थी क्योंकि उनके हाथ में कैश नहीं था। लेकिन जिस तरीके से रुपए अब आए हैं लोगों के हाथों में, जिस तरीके से कैश का फ्लो बढ़ा है, लोग एक बार फिर कैशलेस से दूर हो गए। न केवल उपभोक्ता दूर हुए हैं बल्कि दुकानदार, कई टैक्सी वाले अब पेटीएम से नहीं लेते, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते, अवॉइड करते हैं। आप उनके एप्लीकेशन पे जाइए, डिजिटल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कीजिए तो वो डिक्लाइन हो जाता है। क्या सरकार ने अब इसे बढ़ावा देना बंद कर दिया? जिस तरीके से सरकार भी कैशलेस कर रही थी, अब उस जोर से वो मुहिम नहीं दिखाई दे रही। क्या कोई योजना, ठोस योजना नहीं है कैशलेस की तरफ जाने की? देखिए, पहली बात बताऊं कि हमने इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों की चिंता की है। अब हम 15,000 देश के डिजिटल करने वाले कंज्यूमर्स को 1,000 रुपया पर डे देंगे, दुकानदारों को 5,000, 7,000 और एक मेगा अवार्ड हम करोड़ों रुपए का अप्रैल में देने वाले हैं। और आप, मेरे पास डेटा है, आपके दर्शकों को मैं बताना जरूरी समझता हूं, अभी तक हम 60 करोड़ रुपए बांट चुके हैं।
हम डिजिधन मेला करते हैं जी। अभी मैं 2 दिन बाद मैंगलोर जा रहा हूं, 23 जगह कर चुके लोग आते हैं। और देश कैसे बदल रहा है, एक मैं अपने नौजवान साथियों को यहां बताना चाहता हूं। हमारे अंडर कॉमन सर्विस सेंटर काम करते हैं 2 लाख, जो गांव में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, दलित महिलाएं हैं, वो डिजिटल सर्विस देते हैं, टिकट कटाते हैं, आपके पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, बाकी सर्विस देते हैं। हमने उनसे कहा था लोगों को डिजिटली ट्रेन करो, 60 लाख कंज्यूमर्स को, 25 लाख दुकानदारों को, और उनको हम पर कंज्यूमर 10 रुपए और पर दुकानदार 100 रुपए देने वाले थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि 60 लाख की जगह उन्होंने 1,94,00,000 लोगों को अब तक ट्रेन कर दिया है और 6 लाख दुकानदारों को ट्रेन कर दिया है। अब देखिए, और वो ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, जिनको आप ट्रेन करेंगे उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन एक बार करके हमारे सिस्टम में आना पड़ता है। तो ये बदल रहा है इंडिया। उस बदलाव की मुहिम को हम दिल्ली में बैठकर समझें। मैं आपसे एक और बात कहूं, कभी आपने इस देश में ई कॉमर्स के ग्रोथ को देखा है? जब मैं पोस्टल का मंत्री था मैंने उसको बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि पोस्टल के हमारे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। तो एक बार, और ये मैं चाहता हूं देश समझे कि देश कैसे बदल रहा है, एक बार मैं दिल्ली से, मेरठ से हापुड़ गया और गांव में गया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो गांव के पोस्ट ऑफिस में एक लड़की आई और हमारा जो ग्रामीण पोस्टमैन था वो घबरा रहा था। हमने कहा मेरा परिचय मत देना। तो उसके पास से एक कंसाइनमेंट आया, तो हमने कहा बेटा ये कहां से मंगाया है तुमने? कहा मैंने टीवी पर देखा और बटन दबा के ऑर्डर कर दिया। कहा क्या ऑर्डर किया है? मुंबई से ड्रेस मंगाया है। ठीक है, तब वो मुझे पहचान गई, टीवी पर देखी होगी, तब घबरा गए। हमने कहा देखिए भारत के गांव में भी ई कॉमर्स का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। वहां मॉल नहीं, दुकान नहीं, लेकिन मोबाइल था और टीवी था जिसके लिए आप जिम्मेवार हैं। तो लोगों ने देखना शुरू किया। तो भारत के इस बदलते हुए चेहरे को समझिए और उसका अभिनंदन करिए, ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और आपके श्रोताओं से आग्रह कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, वो आपको आग्रह करने की जरूरत नहीं सर, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश में नेट कनेक्टिविटी का भी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। विदेशों में आप देखिए तो पीक आवर्स में 100 kbps बहुत मामूली सी बात है। हमको रात 12 बजे भी 10 kbps मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो नेट चल रहा है। नेट कनेक्टिविटी, नेट अवेलेबिलिटी के लिए क्या योजना है? क्योंकि अगर नेट कनेक्टिविटी और अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ये कैशलेस की स्कीम और बाकी जो आपने योजनाएं गिनाई वो फेल हो सकती है। आपने बहुत सही कहा, वो करना चाहिए, हम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी अपने सिस्टम को रीइंफोर्स कर रही है। हम देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नोड से जोड़ रहे हैं। और आप जान लीजिए कि ये पहले नोफन की योजना थी, डॉक्टर जलान जानते होंगे। हमारी सरकार आई 3 साल में 358 किलोमीटर केबल लगा था। हमने 2.5 साल में 1,42,000 किलोमीटर केबल लगाया है। आप देख लीजिए हम कैसे काम करते हैं। तो वो काम कर रहे हैं, बाकी नए नए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये परेशानी होगी या है, इसको मैं इनकार नहीं करता। इंप्रूव करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में 108 करोड़ मोबाइल फोन कहां से आ गया? आप मुझे बताइए। ये हमारी बूढ़ी माता जी एसएमएस करना कैसे सीख गई कि मेरा पोता मुझे फोन कर रहा है? भारत के टेक्नोलॉजी के प्रति जो आग्रह है, उस आग्रह को समझिए। ये मैं भी पहली बार देख रहा हूं। मैं स्वयं एक्टिविस्ट रहा हूं इतने लंबे वर्षों से, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रति भारत का जो प्रेम है वो अगाध है, क्योंकि वो समझते हैं इससे हमारी दूरी मिटती है, पहली बात। और दूसरा, अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग करूंगा, टेक्नोलॉजी इज ए बिग इक्वलाइजर एंड इनेबलर। मेरे पास मेरा फोन है, ये मेरी ताकत है जी। और अगर आप एबीपी पर कुछ गड़बड़ बोलेंगे तो मैं सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना भी कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये नई ताकत भाजपा देश के लोगों को मिल रही है, तो देश के उस नई ताकत का टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभिनंदन करिए, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल अभिनंदन करते हैं सर, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी जरूरत है। जेटली साहब से आपकी बात हुई होगी, कितना बजट चाहिए होगा? क्योंकि अभी केवल 37 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं, इसको आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। 125 करोड़ की जनसंख्या है। 50 करोड़ अपने आंकड़े ठीक कर लीजिए आप। जी। पहली बात देखिए, अब जहां तक बजट की बात है, जलान साहब बैठे हैं, राजपूत साहब बैठे हैं। बजट पर मैं कुछ बोला, भारत सरकार का वरीय मंत्री हूं, तो हमारे खिलाफ संसदीय समिति कार्रवाई कर देगी। तो बजट पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतना जरूर है कि जेटली जी का हर बजट देश को बदलने वाला होता है। ये भी बजट बदलने वाला होगा, आप चिंता मत करिए इसकी। जी। आप कानून मंत्री भी हैं सर, उससे जुड़ा एक सवाल आपकी इजाजत के साथ मैं पूछना चाहूंगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या कर रही है सरकार? क्योंकि लॉ कमीशन और सरकार में अक्सर तकरार होती रही है। क्या आप विश्वास दिलाते हैं लॉ कमीशन की सिफारिशों को आप संज्ञान में लेंगे या फिर उन्हें लागू करेंगे? क्या उम्मीद की जाए? मुझे आईटी मंत्री को बुलाया गया था जनमन धन में, लेकिन अब कानून मंत्री से आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं ये जवाब दूंगा। देखिए, इसके दो विषय हैं। उसके पहले हमारे बहुत सी हमारी छात्राएं और बाकी यंग स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं ट्रिपल तलाक पर एक बात कहना चाहूंगा, दोनों जुड़ा हुआ है जी। 3 तलाक के विषय पर हमें सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आई और हमने जो भारत सरकार का स्टैंड लिया वो क्या लिया है? नारी गरिमा, नारी समानता, नारी विषमता, जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे मूल सूत्र में है कि क्या आजादी के बाद एक ऐसा कानून चल सकता है जिसके अनुसार हमारी महिलाएं विभेद की शिकार हो। ये पहली बात कही है। दूसरा क्या कहा है? हम आस्था का सम्मान करते हैं, पूजा का सम्मान करते हैं। क्या पूजा के नाम पर कुप्रथा को आप प्रमोट करेंगे? जैसे क्या कोई हिंदू कहेगा कि दलित की छुआछूत हमारे पूजा का अधिकार है? ये नहीं चल सकता, क्योंकि छुआछूत असंवैधानिक है। तीसरी बात, लगभग 20 से अधिक इस्लामिक देशों में लोगों ने 3 तलाक को रेगुलेट किया है या समाप्त किया है। तो भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री, वहां पर इसे उठाना कैसे गलत हो जाएगा? अब मैं कॉमन सिविल कोड का जवाब दूंगा। यह भारत के संविधान में तो है, लेकिन हमारा कहना है इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए हर पक्षों के साथ। अगर यहां किसी को इस पर आपत्ति है, लॉ कमीशन के पास जाइए। और अभी सरकार ने अपना कोई विषय नहीं कहा है, ये हम अवश्य चाहते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी को अपनी असहमति है वो भी बताइए, और जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी तब फिर हम अपनी बात, सरकार अपना पक्ष रखेगी। एक बात देश के कानून मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं जी, और ये बहुत जरूरी है आपके माध्यम से देश को बताना। चलिए इसको कंप्लीट कर दूं अगर आपके हाँ, नहीं बिल्कुल कीजिए। देश में अपराध होता है तो किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है? इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत। आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत। आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या लीज करते हैं तो किसके अंतर्गत कार्रवाई होती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। अगर आपका कोई केस चलता है कोर्ट में बंटवारे का तो कौन सा प्रोसीजर है? सिविल प्रोसीजर कोड। तो भारत तो कई मामलों में अपने आप ही एक कानून से चल रहा है। अगर आपको इनके किसी ब्रॉडकास्ट से शिकायत होती है तो आप कहां जाते हैं? केबल रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत या बाकी संस्थाओं में। तो देश तो अपने आप कई मामलों में एक कानून का हो गया है। बाकी जो संवेदनशील मामले हैं उस पर चर्चा होगी। लॉ कमीशन चर्चा कर रहा है, उसके बाद सरकार अपनी बात कहेगी। जी, एक बार फिर नोटबंदी पे आ जाता हूं, क्योंकि आपने कहा आपको आईटी मिनिस्टर के तौर पर बुलाया गया है, तो उसी से रिलेटेड सवाल मैं पूछता हूं। नोटबंदी को लेकर के सर संसद में से भागा नहीं भागे नहीं आप, बिल्कुल स्वागत है आपका। आपके सवाल का उत्तर नहीं, उसके लिए बधाई। और आप और भी सवाल पूछने के लिए आजाद हैं। बिल्कुल, और अभी तो जनता के भी सवाल आएंगे सर आने शुरू हो गए मेरे पास। मैं पूछूंगा, तीखे भी हो सकते हैं रविशंकर जी सवाल। बहरहाल मेरा सवाल अगला यह है कि नोटबंदी को लेकर के सर संसद में काफी हंगामा रहा, संसद में कामकाज नहीं हो पाया, और अब एक बार फिर से विपक्ष जो है इस बात को लेकर के विरोध करना शुरू कर चुका है कि आप 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच में बजट ला रहे हैं। क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? यही चुनाव थे 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने 16 दिन बजट को पोस्टपोन कर दिया था। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? देखिए, पहले वैसे 1 तारीख को हम कर रहे हैं तो चुनाव को बहुत पहले कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो आपने पकड़ा ही दिया बजट सत्र के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भारत की एक विडंबना है कि हर साल चुनाव होते रहेंगे। इस साल 4 राज्यों के हैं, अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के होंगे, उसके अगले साल भारत के लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए बार बार कही थी कि एक चुनाव सब एक बार होना चाहिए। कहीं म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, कहीं क्रिकेट का चुनाव है, कहीं मेयर का चुनाव है। तो चुनाव की बात हमें समझ में, लेकिन देश को चलाने के लिए बजट चाहिए। जहां तक संसद चलने की बात है, मैं हमेशा कहता हूं अपनी बात कहिए, तीखा बोलिए ना। लेकिन हम अब 10 लोग मिलकर, अच्छा 1 हफ्ता आप मत चलने दीजिए, 4 दिन मत चलने दीजिए, लेकिन अगर 4-5 लोग मिलकर संसद चलने ही नहीं देंगे तो हमारी कठिनाई हो जाती है। और हम आपको अपने बड़े दिल का परिचय देना चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सिर्फ 2 विधायक हैं, सिर्फ 2 विधायक,
और उसमें से कितनी बार उनको मार्शल के द्वारा फेंक दिया गया है, आपने देखा है ना। लेकिन हमने कहा हम ये नहीं करेंगे, हमारे संसद मित्र हैं, हम उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं, अपनी बात कहिए। और आज मैं राहुल गांधी से एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी जिस विरासत के कारण वहां पर है, जवाहरलाल नेहरू के ग्रेट ग्रैंडसन, इंदिरा गांधी के ग्रैंडसन, राजीव गांधी के सन, ये उनकी विरासत है, इसलिए नेता है। तो इस विरासत में, उनकी अगुवाई में, उनकी पार्टी के द्वारा जो संसद में आचरण होता है, ये कितना उचित है, ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। जी, लेकिन बजट सत्र भी अब हंगामे की भेंट चढ़ेगा, आपको नहीं लगता? हम उम्मीद करेंगे, हम उन्हें बताएंगे, समझाएंगे कि बजट जरूरी है, और वो अनुभवी लोग हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत से लोग विपक्ष में भी अपेक्षा करते हैं कि संसद को चलना चाहिए। देखिए, संसद में मैं भी विपक्ष में रहा हूं, हम भी विरोध करते थे। एक समय के बाद एक प्रभावी भाषण देकर आप हमें तार तार कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा टीवी भी है, लोकसभा टीवी भी है, और कोई संसद अच्छा बोलेगा तो आप भी पकड़ लेते हैं, दिखाते हैं, अच्छी बात है, देश देखना चाहता है। तो बहस से भागना नहीं चाहिए। हाँ, एक दो दिन आपका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन एकदम सदन हम चलने नहीं देंगे, ये शायद उचित नहीं है। देश में एक साथ चुनाव की बात आपने की, क्या एक आम सहमति बना पाएंगे आप? हम कोशिश कर रहे हैं, स्वयं पीएम ने कहा है। अब आपने देखा होगा, पीएम ने तो चुनाव सुधार की भी बात की है, पॉलिटिक्स में सुधार की बात की है। हम करेंगे, ये पूरा प्रयास है चुनाव आयोग के साथ। जो कि मैं कानून मंत्री के नाते चुनाव आयोग से डील करता हूं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक सर्वानुमति बने, एक सहमति बने इस पर। जी, 2 दिन पहले संसदीय समिति के सामने आरबीआई के गवर्नर साहब की पेशी हुई थी। मेरा सवाल यह है कि वो बता नहीं पाए कि 500 और 1000 के कितने नोट अब तक बैंकों में आए हैं, जमा हुए हैं। एक पुराना आंकड़ा उन्होंने दिया था 10 दिसंबर का 12,44,000 करोड़। इसके बाद कोई नया आंकड़ा नहीं आया सर। मेरा सवाल यह है कि जब गवर्नर ही संसदीय समिति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार जनता को क्या जवाब देगी? पहली बात, मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा, जलान साहब बैठे हैं, संसदीय समिति में क्या हुआ ये ना आपको पता है ना हमें पता है। और जिस सांसद ने बाहर कहा है वो गलत काम किया है। मैं भी फिनांस कमेटी का मेंबर रहा हूं। आपसे उम्मीद की जाती है कि जो सदन में चलेगा वो रिपोर्ट तक आप बाहर नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विश्वास भी नहीं करूंगा कि जो कोट किया गया है वो सही है कि गलत है जी रिकॉर्ड पर। और आपसे आग्रह करूंगा कि आपके ऐसे वरिष्ठ एंकर और एबीपी का नया कलेवर ये गलत काम नहीं करना चाहिए, जी मैं आपसे आग्रह करूंगा। लेकिन जनता को तो जवाब देना पड़ेगा सर आपको। जनता को तो जवाब बार बार दिया है, कितने पैसे आए हैं वित्त मंत्री जी ने कहा है, बाकी रिजर्व बैंक भी कहेंगे। नहीं, काला धन कितना आया ये जवाब अब तक सरकार की तरफ से नहीं आया। हमने एक बात साफ साफ की है कि जो भी कैश जमा हुआ है बैंक में वो सब वाइट नहीं है। आपको उसका स्रोत बताना पड़ेगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आप पूरी प्रक्रिया का इंतजार करिए, पहली बात। लेकिन हमें यह बताइए कि आज बैंकों के अंदर की ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आज बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कई चीजें जो आज तक बैंक के दायरे से बाहर थी वो आई है कि नहीं आई है? तो ये थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान को देखने के दो नजरिए हैं। मैं बोलूं जी, थोड़ा तीखा बोल रहा हूं। एक तो वही बोलो जो 70 साल से बोली गई हैं, ये देश में कुछ नहीं हो सकता, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत गड़बड़ी है, और खुद भी बोर हो और दूसरे को भी बोर करो। एक तरीका ये है। और दूसरा है बदलाव की लहर को पहचानो, लोगों की आंखों में आशा के नूर को देखो और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। वो हम कोशिश कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। जी, आपने कहा बैंक्स स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल आया है, लोगों का मानना है कि वो केवल अमीरों के लिए हुए हैं। यहाँ सवाल ये कि आम आदमी पैसा निकालने के लिए क्यू में लगा हुआ है और कालाबाजारी करने वाले बैंक के साथ मिलकर करोड़ों रुपए के नोट ले गए। क्या सरकार बैंक मैनेजरों पर कार्रवाई करेगी? देखिए, ये आपने बहुत जिसने भी किया है मैं उसका अभिनंदन करूंगा। जी, नाम नहीं लिखा इन्होंने। लेकिन मुझे ये बताइए, 27 बैंक के मैनेजर पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आज तक ऐसा हुआ था क्या? आप ही का टीवी चैनल रोज दिखाता था कि आज इतने करोड़ रुपए कैश पकड़े गए, आज इतने लोग पकड़े गए। तो जो लोग सिस्टम को एब्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और होगी। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है, नोटबंदी अपने आप में अंतिम पड़ाव नहीं है, मैं और भी आगे कार्रवाई करूंगा। तो देश को ईमानदार बनाने की कार्रवाई चलती रहेगी। देखिए, मैं आज आपको एक बात और कहना चाहूंगा जी। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में यहां बैठे दर्शकों को एक बात जाननी चाहिए, ये हमारे लिए भी एक जानकारी थी, ये बड़ा भावुक पक्ष है। उनके परिवार के बारे में पहली बार एक मैगजीन में छपा था। उनके बड़े भाई एक ओल्ड एज होम चलाते हैं,
उनके दूसरे बड़े भाई एक लेथ मशीन चलाते थे, जहां उनका छोटा बेटा करता है। उनके तीसरे भाई एक राशन दुकान चलाते हैं, और 3 चचेरे भाइयों में एक पतंग की दुकान पर पतंग बेचते हैं, एक कबाड़ कलेक्ट करते हैं, एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते हैं। और 14 वर्ष तक वो गुजरात ऐसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन परिवार के लोग गलत तरीके से उपयोग करें, जैसा हो अपने तरीके से काम करो। तो ये देश में और दूसरी तरफ परिवार के लिए हाय तौबा कि बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, ये भी देख रहे हैं आप। तो ये जो हिंदुस्तान में एक नई राजनीति और शुचिता को मोदी जी बढ़ा रहे हैं, जिसका आचरण वो स्वयं दिखाते हैं, उस पर इस देश को बहुत गर्व है। जी, देश को गर्व है, लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं है सर? राहुल गांधी पिछले दिनों हमने देखा भाषण में मजाक उड़ा रहे थे प्रधानमंत्री का। ये तो उनका काम है। उन्हें ये योजनाएं क्यों नहीं नजर आ रही? ये बताइए, क्या वो हमारी तारीफ करेंगे? कैसे सोच लिया आपने? लेकिन मेरी चिंता ये होती है, केजरीवाल साहब की तो की थी उन्होंने। नहीं, तो तारीफ तो करते हैं वो विरोधियों की, विपक्षियों मुझे चिंता ये होती है, हाँ, एक बार किया था उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, जी 1 घंटे के लिए किया था। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। देश हार गई, प्रदेश का प्रदेश हार गई, अभी म्युनिसिपैलिटी में महाराष्ट्र हार गए, गुजरात हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, चंडीगढ़ हार गए। तो अब राहुल गांधी की अगुवाई में देश की जनता कांग्रेस को म्युनिसिपैलिटी चलाने के लायक भी नहीं समझ रही है। इसके बावजूद इतना गुरूर किस बात का है? राहुल गांधी से मैं एक नेक सलाह दूंगा, अगर वो लेंगे तब, लेकिन यहां से दे देता हूं, ले तो नहीं ले। उनको अपने अंदर इस बात का आकलन करना चाहिए कि जिस परिवार से वो आते हैं, उनकी कुर्सी परमानेंट है, वो नहीं हटेगी, भले उनकी पार्टी एक पर रह जाए। अब वो कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी हाशिए पर जा रही है, इसके बारे में कभी वो सोचते हैं क्या? और जिस नेता को देश की जनता इतना आशीर्वाद देती है, उसके बारे में इस तरह के अपशब्द बताना, हल्की बात कहना। देखिए, इस देश के बारे में एक बात जान लीजिए, मैं राहुल गांधी से बहुत सीनियर हूं पॉलिटिक्स में, जेपी मूवमेंट से आया हूं, इंदिरा जी के खिलाफ इमरजेंसी में लड़कर आया हूं, आपको मालूम है। ये देश सब कुछ बर्दाश्त करता है, हल्की राजनीति बर्दाश्त नहीं करता। ये देश बहुत ही गंभीर देश है, शायद राहुल गांधी को समझने की जरूरत है। जी, हालांकि वो उस दिन फटी हुई जेब दिखा रहे थे अपनी, आम आदमी का कह रहे थे। मैं उस पर कुछ भी नहीं कमेंट करूंगा। नहीं, मैं तो सुनिए, ये आपको देखिए, राहुल गांधी एक दिन बैंक की लाइन में खड़े हो गए थे, याद है ना आपको? तो मैंने एक सवाल किया था, राहुल गांधी बचपन से आज तक कभी बैंक गए हैं क्या? ये मुझे बता दिया जाए। हम तो बचपन में बैंक जाते थे, अब मुझसे आज पूछिएगा, आज मैं नहीं जाता हूं बैंक, मेरा पीएस जाता है, मेरा ओएसडी जाता है। लेकिन ये दिखावा आप किसको कर रहे हैं? मेरे कुर्ते फटे हुए हैं, अरे क्या मतलब है इसका? मगर अगर राहुल गांधी इतने बड़े राजनीतिक व्यवस्था में 9 दिन की विदेश की छुट्टियों पर जा सकते हैं, उनको जाने का अधिकार है, तो राहुल गांधी अच्छे कुर्ते पहन सकते हैं। तो आप अपनी फटी हुई जेब दिखाते हैं, तो क्या जनता विश्वास नहीं करती है? आपने राजनीति की बात की सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। यूपी, पंजाब बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है। बिहार में रणनीति फेल हुई थी सर, जिस तरीके की भी रणनीति बनाई गई, ये माना गया बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं उसमें खामी रह गई। कामोबेश यूपी में भी आपको नहीं लगता कि वही हालात दिखाई दे रहे हैं? सीएम का चेहरा आप लोगों ने ना बिहार में बताया था, ना यहां बताया है। जिस तरीके के जातीय गणित के गुणाभाग बाकी पार्टियां कर रही हैं बीजेपी को पीछे करने के लिए, वो यूपी में चल रहा है जो बिहार में हुआ था। यूपी और बिहार के वोटर की बात करें तो मूड भी लगभग एक सा ही है। तो कहीं बिहार का इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी दोहराने नहीं जा रही? देखिए, पहली बात, बिहार चुनाव हम हारे थे, तो हमारी कुछ कमियां रही होंगी। वैसे हमें वोट मिला था 95 लाख, उनको मिला था 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन हार गए। लेकिन उसके बाद आसाम जीत गए, बाकी जगह जीत गए, तो भी तो आपने नहीं देखा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति मैं जानता हूं, घूमता हूं, काफी अच्छी है और हमारी बहुत प्रभावी जीत होगी। और एक बात मैं व्यंग से कहता हूं, उत्तर प्रदेश, और इसके मैं फुटबॉल का प्रेमी हूं, लेकिन ये व्यंग है कि उत्तर प्रदेश में ईस्ट बंगाल मोहन बगान बहुत दिन चल गया। कभी मायावती जी, कभी मुलायम जी, कभी अखिलेश जी। इस बार उत्तर प्रदेश विकास और आशा के साथ भाजपा के साथ आएगा, हमें पूरा विश्वास है। और अगर हमने 2014 में 80 में 71 जीता, 81 में,
तो हम जानते हैं हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन अखिलेश यादव पहले ही दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ आ गए तो 300 से ज्यादा सीटें उनकी आने वाली है। भाई, राजनीति में दावा करने का सबका अधिकार है। उनके पिताजी मुलायम सिंह जी 2014 में कह रहे थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। तो देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? हर को हर दावा करने का अधिकार है, हर को हर कुछ कहने का अधिकार है। फैसला पब्लिक करती है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, यूपी में आपकी जीत का दावा है सर, पंजाब में क्या होगा? पंजाब में भी अच्छा करेंगे, बिल्कुल करें। आप देख रहे हैं कितनी टूट आ रही है, आप देख रहे हैं कुछ। लेकिन पंजाब में लोगों के पास दिल्ली की तरह विकल्प मौजूद है। अब वो तो विकल्प गोवा में भी कह रहे हैं हम विकल्प है। अरे भैया, दिल्ली में क्या काम कर रहे हो जिसके लिए जनता ने चुन के दिया, वो तो दिखाओ। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि एबीपी के माध्यम से दर्शकों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? देखो भैया, हमारी सरकार संदेश नहीं देती, हमारी सरकार काम करती है और जनता का सहयोग लेती है। आज मैं आपसे अपील करूंगा, नोटबंदी का जो एक ऐतिहासिक कदम है, यह देश के बदलाव का कदम है। इसमें कठिनाइयां हुई होंगी या आगे भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा दर्द सहिए। एक बड़ा हिंदुस्तान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस बड़े हिंदुस्तान की कल्पना में आप सबों का सहयोग और आशीर्वाद मिले, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। रविशंकर जी, आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना धन्यवाद चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए एबीपी न्यूज नेटवर्क के सीओओ अविनाश पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सर, आप आइए। और रविशंकर प्रसाद जी ने इतना कीमती वक्त अपना दिया, इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद सर आपका।